तो आज हम इस वीडियो में वेपर प्रेशर को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जब हम एक क्लोज कंटेनर में किसी वोलेटाइल लिक्विड को रखते हैं तो वहाँ एक फिजिकल बैटल जैसा शुरू हो जाता है। एक तरफ एवेपोरेशन और दूसरी तरफ अपने पास कंडेंसेशन। ठीक है, इस डायनामिक बिहेवियर को समझना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। देखो, एक लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हमेशा एस्केप करके गैस या फिर वेपर फेस में जाना चाहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एवेपोरेशन बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास है रेट ऑफ एवेपोरेशन। ये डायरेक्टली सिर्फ टेम्परेचर और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो भी शुरू से लेकर एंड तक कांस्टेंट स्पीड से अपने पास चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अपना जो कंटेनर है वो बंद है, वेपर्स बाहर एस्केप नहीं कर सकते। वो कंटेनर की वॉल्स और लिक्विड के सरफेस से लगातार टकराते रहते हैं और आपस में एनर्जी लॉस करके वापस वो लिक्विड बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो जो अपने पास वेपर्स है वो क्योंकि बंद है अपने पास कंटेनर, तो वो क्या होगा कि वो अपने कंटेनर के वॉल्स और लिक्विड के सरफेस पर अपने पास क्या है टकराते रहेंगे। ठीक है, और ये टकराने की वजह से जो एनर्जी लॉस होगा उसकी वजह से ये क्या होगा कि ये फिर से अपने पास लिक्विड बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस उल्टा जो प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन बोल रहे हैं। अब इसका अगर हम लोग रेट देखें तो ये क्या है कि शुरू में, ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्योंकि कोई अपने पास वेपर बना ही नहीं था, तो क्योंकि अपने पास वेपर नहीं बना था तो इसमें यहाँ पे अपना जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो ज़ीरो होता है स्टार्टिंग में, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अपने पास वेपर पार्टिकल्स बढ़ने लगते हैं उसके बाद क्या होता है, अपने पास कंडेंसेशन का जो रेट है वो भी बढ़ने लगता है। सिंपल है ना ये, क्योंकि उनके जो टकराने की प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ने लगती है ना। देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जब अपने पास रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल। जब ये चीज़ इक्वल हुई, ध्यान से सुनना, जब ये चीज़ इक्वल हुई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो अपने पास वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर के डेफिनेशन में डायरेक्टली काम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, डायनामिक इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, मगर मॉलिक्यूल्स अभी भी भाग रहे हैं। ठीक है, बस ये क्या है कि उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ रहा है कि जितने इस रेट से वो एवेपोरेट हो रहा है उतने रेट से वो कंडेंस हो रहा है। राइट, सिंपल है। अब हम लोग आते हैं वेपर प्रेशर के डेफिनेशन पे। ठीक है, डेफिनेशन को अगर मैं आपको समझाऊं तो एक क्लोज कंटेनर में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब लिक्विड और उसके वेपर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, तो उन वेपर्स द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर, जो कि अपने पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वही वेपर प्रेशर कहलाता है। अगर अपने पास जो लिक्विड है वो पानी है तो उसके वेपर प्रेशर को स्पेशली एक्वस टेंशन का नाम दिया जाता है। अब हम लोग फैक्टर्स देखेंगे जो कि अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। किन किन चीज़ों पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता वो पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद किन किन चीज़ों पे करता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। शेप और साइज ऑफ कंटेनर में डिपेंड नहीं करता। कंटेनर बड़ा हो या छोटा, उसकी जियोमेट्री का वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं होता। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे नहीं करता। तुम बॉटल में 10 ml लिक्विड लो या अपने पास 1 लीटर लिक्विड लो, दोनों का फाइनल जो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। एक बड़ी प्लेट में पानी जल्दी इवेपोरेट ज़रूर होगा, ठीक है, तो जो इनिशियली अपने पास इवेपोरेशन का रेट है वो ज़्यादा ज़रूर होगा, पर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के बाद जो फाइनल वेपर प्रेशर जनरेट होता है वो फिक्स्ड वैल्यू रहती है। बड़ी सरफेस एरिया सिर्फ उस इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए लगने वाला जो टाइम है उसको कम कर देती है। ओके, तो अब हम आते हैं कि किन चीज़ों पे एक्चुअली डिपेंड करता है। अपने पास टेम्परेचर जो है उसके साथ अपने पास इसका डायरेक्ट रिलेशन है। वेपोराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है ग्रेटर देन 0। थर्मोडायनेमिक्स के ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड वेपर फेज की तरफ शिफ्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर्स बनेंगे, तो वेपर प्रेशर हेविली इंक्रीज होगा। इस मैथमेटिकल डिपेंडेंस को हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से एग्जैक्ट नाप सकते हैं।
आपके सामने क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। प्योर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कितने जोर से चिपके हुए हैं, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, यही डिसाइड करता है कि वेपराइज होना कितना आसान है। अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मतलब आपस में ब्रेक होकर हवा में एस्केप करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जो वेपर है वो जो बेसिकली वेपर प्रेशर है वो अपने पास कम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेंथ ऑर्डर दिखा रहा हूँ अट्रैक्टिंग फोर्सेस के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अपने पास यहाँ पे ज़्यादा होता है डाइपोल डाइपोल से, वो ज़्यादा होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से। इसलिए वाटर जिसमें एच बॉन्डिंग हो रहा है का वेपर प्रेशर हमेशा एसीटोन जहाँ पे डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग हो रहा है या CS2 जहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं से डेफिनेटली कम होता है। सही बात है।